Assalamualaikum. Hi everyone. Welcome to my channel Samaj Biology with Sami Sama. Today we starting the first year biology and understand what's biology. First of all we have to analysis on we are focused to on the what words of biology has been taken from as we know that Greek words. As we know the words biology have two words. The first one is bio and the second one is logy. As we know that bio mean life, logi mean to study. एज वी नो इन दिस बायोलॉजी वी हैव हमें पता है कि बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की ही बारे में पढ़ते हैं जितने भी ऑन अर्थ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं चाहे वो बैक्टीरिया से ले बैक्टीरिया हो चाहे फंजाई हो चाहे प्रोटोजोज हो चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो इसके अलावा उनके जितने भी स्पीशीज है चाहे वो समंदर में रहते हैं चाहे वो हवा में उड़ते हैं चाहे वो ज़मीन पे रहते हैं या ज़मीन के तह में मौजूद होते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं तो डेफिनेटली सबसे पहले हमने देखना है कि जो बायोलॉजी में हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हुए किस चीज़ से सबसे पहले हमें फोकस करना चाहिए कि इनकी बेसिक यूनिट पे बेसिक इकाई पे कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए डेफिनेटली उसके बेसिक यूनिट्स यानी उसकी बुनियाद से स्टार्ट कर लोगे तो आपको कोई डिफ़िकल्टी या कोई मसला नहीं होगा आगे उसको पढ़ते हुए या उसको स्टडी करते हुए तो डेफिनेटली अगर आपने बायोलॉजी को समझना है सबसे पहले आप बायोलॉजी में पढ़ने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बेसिक यूनिट के बारे में आपको पता होना चाहिए हमें पता है कि जो बायोलॉजी का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बुनियादी इकाई है डेफिनेटली हमें पता है वो क्या है सेल है एज वी नो द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है चाहे वो बैक्टीरिया से लेकर जितने भी प्रोटोजोन है फंजाई है प्लांट्स है या एनिमल है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनका बेसिक यूनिट्स क्या है बायोलॉजी इसीलिए सबसे पहले मैं तरजीह देता हूँ अगर आपने बायोलॉजी को सीखना है तो आपने बायोलॉजी में सेल को ए टू जेड आपने समझना है कि व्हाट इज सेल अगर आपको सेल के बारे में सेल के मेम्ब्रेन से लेकर आपने डीएनए के जीन्स तक आपने अगर इनको पढ़ लिया न्यूक्लियोटाइड तक आपने इसको पढ़ लिया ए टू जेड तो बायोलॉजी का आपने 80% आपने बायोलॉजी को समझ लिया तो आपको जब आप किसी भी चैप्टर में इंटर हो जाते हैं उसको स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको कोई मुश्किलात का सामना करना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने सेल के बारे में उसकी बुनियादी यूनिट के बारे में समझा अगर बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बायोलॉजी की जो बेसिक यूनिट है वो सेल के ऊपर उनको अबूर नहीं है वो ऑर्गेनेलिज के बारे में नहीं जाते उनके फंक्शन के बारे में नहीं जाते तो वो दूसरे सिस्टम्स को जब पढ़ते हैं उनके ऑर्गन्स को उनकी टिश्यूज को तो वहाँ पे उनको डिफिकल्टी करना फेस करना पड़ता है क्यों क्योंकि उनका बुनियादी यूनिट पे उसने काम ही नहीं किया है उसको स्टडी बेहतर तरीके से नहीं किया जिसकी वजह से उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो इसीलिए सबसे पहले मैं फोकस करूंगा बायोलॉजी में सबसे पहले मैं जोर दूंगा आपको भी यही कहूंगा कि मेरे जितने भी सेल बायोलॉजी के ऊपर लेक्चर होंगे तो आपने ये नहीं मिस नहीं करना अगर आपने इसमें किसी एक टॉपिक को भी मिस किया बायोलॉजी के आप किसी भी चैप्टर को पढ़ लो वहाँ पे आपको डिफिकल्टी फेस करना ही पड़ेगा क्योंकि आपने बुनियादी चीज़ों पे फोकस ही नहीं किया तो सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज सेल एज वी नो द सेल एज वीन सबसे पहले सेल को जो है हमें पता है रॉबर्ट रॉबर्ट हुक ने 65 में सबसे पहले इसने क्या किया सेल को डिस्कवर किया अच्छा उसने सेल को कैसे डिस्कवर किया जब वो अपने लैब में काम कर रहा था तो डेफिनेटली उसके लैब में एक फ्लास्क था और उस फ्लास्क का जो ढक्कन था उसका जो कवर था ठीक है वो ढक्कन वो कवर बना हुआ था वुड से लकड़ी से बना हुआ था वुड से बना हुआ था लकड़ी से बना हुआ था तो उसने क्या किया उसको उठाया और इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा माइक्रोस्कोप के नीचे रखने के बाद उसने इसको स्टडी किया और उसको ऑब्जर्व किया एनालिसिस किया तो उसको वहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे खाने नज़र आ गए उसे इस तरह के छोटे छोटे खाने नज़र आ गए और उसने इस पे ऑब्जर्व किया और उसने इस छोटे खानों को उनमें से एक खाने को उसने नाम दिया सेलूला
ठीक है, उसको नाम दिया सेलुला, द सेलुला, फिर ये सेल बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया। उसके बाद दूसरे जितने भी ऑर्गेनाइज हर साइंटिस्ट उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले आते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सेल बायोलॉजी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन डेफिनेटली दैट द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट डेफिनेटली पहले भी मैं बता चुका हूँ कि उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल ही है। तो उसके बाद आगे कह रहे द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। अगर सेल के डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, उसके सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल वाल है के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में, उनके ऑर्गेनेलिज के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में, डीएनए के, अगर इनके बारे में अगर हम मुताला करते हैं, इनको हम एक अलहदा सब्जेक्ट में रखते हैं जिसको हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। तो सेल के बारे में स्टडी को सेल बायोलॉजी कहते हैं। और साथ साथ सेल बायोलॉजी या इसको साइटोलॉजी भी कहते हैं। साइटोमीन हमें पता है कि व्हाट्स मीन साइटोमीन सेल, साइटोमीन सेल, सेल इसका मतलब है उस सेल से ही रिलेटेड है। एज मोस्ट ऑफ द सेल आर माइक्रोस्कोपिक। हमें पता है जितने भी सेल है, आप किसी भी अगर बैक्टीरिया का सेल है, फंजाई का, या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर आपको सेल को स्टडी करना है तो आपको ये नेकेड आई से नजर नहीं आता, उसके लिए आप माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए इसको हम कहते हैं इट्स अ माइक्रोस्कोपिक ऑन स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चर के बेस पे वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, हम आम आंख से उसको नहीं देख सकते। देयरफॉर द स्टडी ऑफ सेल ऑर्गेनेली लेवल एंड मॉलिक्यूलर लेवल। अगर हम सेल को ऑर्गेनेली लेवल पे पढ़े या उसको ऑर्गेनेली लेवल पे पढ़े या इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़े, तो डेफिनेटली उसके लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। और माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए आर यूज्ड। मुख्तलिफ टेक्निक्स यहाँ पे क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द टेक्निक्स एंड डिटेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल एंड ऑर्गेनेलिज। सेल के बारे में और सेल की ऑर्गेनेलिज के बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे फोकस करना कहीं कि स्पेशली आपने सेल को आपने डिटेल में, जितना भी डिटेल में, अगर आपको कहीं और वेबसाइट पे कहीं और रिसर्च करना पड़े भी आप उसको रिसर्च करें कि आपको ये आसान पड़ सके, आपको आसानी पड़ सके। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सेल 17th सेंचुरी, जब 17th सेंचुरी में सेल की डिस्कवरी हुई, a lot of information have been collected डिफरेंट रिसर्चर। तो सेल को स्टडी करते हुए मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने, मुख्तलिफ रिसर्चर ने उसके ऊपर काम किया और उनको मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन मिलते गए और उनको लिखते गए और उनको आगे फॉरवर्ड करते गए। दिस इंफॉर्मेशन लेवल हैव बीन समराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी। तो इन सारों जितने भी इंफॉर्मेशन था इनको कलेक्ट करके एक नया इंफॉर्मेशन, एक नया कैटेगरी बना दिया सेल के ऊपर। तो उनको नाम दिया सेल थ्योरी, क्योंकि उसमें बहुत से साइंटिस्ट का काम शामिल था, तो इसलिए उसको सेल थ्योरी का नाम दिया। क्योंकि किसका एग्री है कि उसमें डिसएग्री थे, मेरिट और डीमेरिट को देखा गया और उसके बाद जाकर सेल थ्योरी बना दिया। सबसे पहले आते हैं व्हाट इज सेल थ्योरी। सबसे पहले थे द पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी। अब आते हैं सेल थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स है उसके ऊपर फोकस करते हैं कि सेल थ्योरी क्या है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मैनी सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स एयर, एग्जाम्पल एयर, नेल एंड सिकल एंड अर्न। अब सबसे पहले सेल थ्योरी ने क्या कहा, सेल थ्योरी ने कहा कि जितने भी सेल हैं वो एक सेल से या एक से ज़्यादा, कोई भी जानदार हो, एक सेल या एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल है। जैसे मैं बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया इज यूनिसेलुलर एंड प्लांट एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। तो प्रोटोजोन में भी कुछ ऐसे डाइट वगैरह, तो ये भी यूनिसेलुलर में आते हैं। तो कह रहे हैं कि वो एक सेल पर मुश्तमिल है या एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल है। दूसरी बात कि सेल से प्रोड्यूस होने वाली चीज़ें, जैसे कि उसने एयर का कहा है, जो बाल है,
डेफिनेटली बाल जो है सेल नहीं होते, लेकिन ये सेल से प्रोड्यूस होने वाले प्रोटीन्स है जो खारिज होती है। इसी तरह नेल की बात की है कि नेल भी वो भी सेल से ओरिजिनेट हो जाती है, निकल जाती है, लेकिन सेल नहीं है। इसी तरह उसने सिकल का कहा है कि बहुत से ऐसे बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके जिस्म के ऊपर होल होता है, सिकल्स होता है, तो वो सिकल भी प्रोड्यूस हो रहा है, सेल से ही प्रोड्यूस है, उसके प्रोडक्ट्स हैं। और इसी तरह अन्न है, बहुत से ऐसे जानदार है जिनके सीन होते हैं, ठीक है, जिनके सीन होते हैं, तो वो भी किस चीज से बने हुए हैं? डेफिनेटली वो भी इन्विजिनेट हुए सेल से हुए, लेकिन सेल नहीं है। पहली पॉइंट। सेल थ्योरी की दूसरी पॉइंट क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जहाँ पे हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो जानदार जो सांस लेता है, खाता पीता और सांस लेता है, डेफिनेटली उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैटेगरी में ही डाल देते हैं। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो सेल ही है, सेल थ्योरी का दूसरा पॉइंट। अब आते हैं सेल थ्योरी की तीसरी पॉइंट क्या है? सेल थ्योरी all cell become from pre parent और प्री एग्जिस्टिंग सेल। उसने कहा कि जितने भी सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स हैं, या तो वो पेरेंट से इन्वेजिनेट होकर आ जाती है, या वो पहले से बने हुए सेल से, यानी बैक्टीरिया की ही सेल से प्रोड्यूस होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने पेरेंट से ही प्रोड्यूस होती है। कोई नया सेल कुछ खुद ब खुद यानी अबायोजेनेसिस के थ्रू नहीं बनता, बल्कि बायोजेनेसिस के थ्रू ही बनता है। The fourth point of cell theory: cell contain the hereditary information, which are transferred from parental cell to daughter cell. चौथी पॉइंट सेल थ्योरी का क्या है कि सेल के अंदर एक हेरेडिटरी मटेरियल मौजूद है, जिसको हमने डीएनए या क्रोमोसोम का नाम दिया है। तो उसमें इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, पिछले वाले यानी पेरेंटल सेल की इंफॉर्मेशन होती है, जो आने वाले यानी डॉटर सेल में वो क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है, और जिस तरह का पेरेंट होगा उसी स्पीशीज का उसका डॉटर होगा। तो डेफिनेटली क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर हेरेडिटरी मटेरियल है, उनके अंदर उनका जो जीन्स मौजूद होती है, जो अब पेरेंट से अखज़ किया हुआ है, पेरेंट से लिया हुआ है, पेरेंट से इन्विजिनेट हुआ है, तो वो डॉटर में ट्रांसफर होती है। तो डॉटर सेम टू सेम एज इज लुक एज इज पेरेंट। Next, the fifth point of cell theory is the most of the diseases are caused by the malfunctioning of cell. जितने भी अगर किसी जानदार लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर कोई डिजीजेस पैदा हो रहा है, तो डेफिनेटली वो उसके सेल से उनके सेल से ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। उनके डीएनए में या उनके जीन्स में कोई मेल फंक्शनिंग हो जाती है, यानी वो काम करना छोड़ देती है, कोई इन्फेक्शन की वजह से, कोई स्टिमुलेशन की वजह से, कोई म्यूटेशन की वजह से, जिसकी वजह से वो डिजीजेस काज होती है कि इस चीज़ की कमी हुई या इस चीज़ की ज्यादती हुई। तो उस बेस पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर कोई डिजीज पैदा हो रही है, तो वो किस बेस पे हो रहा है? तो डेफिनेटली वो बेस में हो रहा है उसके अपने ही अंदर, सेल के अंदर, डीएनए के अंदर फॉल्ट आने की वजह से, प्रॉब्लम आने की वजह से, जिसकी वजह से डिजीज काज होती है। तो यहाँ तक इतना ही।